नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पांच दिन कार्य सप्ताह की मांग पर बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल। रायपुर से बिलासपुर तक असर, कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस ठप। अचानक मां टाइगर रिजर्व में बाघ मौत के बाद घायल बाघ लापता। वन विभाग की चुप्पी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। सिविल लाइन पुलिस का बड़ा खुलासा, ज्वेलरी शॉप और चूने मकानों में चोरी करने वाले 4 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। और मिशन 90+ के जरिए बिलासपुर में बेहतर परीक्षा परिणाम की तैयारी। कलेक्टर संजय अग्रवाल के नेतृत्व में अभियान जारी। तो हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर 5 दिन कार्य सप्ताह सहित विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इसका असर बिलासपुर में भी साफ देखने को मिला, जहां लगातार चौथे दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही। सरकारी बैंकों के बंद रहने से आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के कारण कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, पासबुक एंट्री सहित अधिकांश बैंकिंग कार्य पूरी तरह ठप रहे। बैंक शाखाओं में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं एटीएम में नकदी की कमी से लोग परेशान नजर आए। खासकर व्यापारियों, छोटे दुकानदारों और पेंशन धारकों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के गांधी चौक स्थित सरकारी बैंक शाखा के सामने बैंक कर्मी ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। बैंक यूनियनों के अनुसार 5 दिन कार्य सप्ताह लागू करने, कर्मचारियों की सुरक्षा, लंबित भर्तियों को पूरा करने और निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध उनकी प्रमुख मांगे हैं। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं बैंक बंद रहने से लोगों को डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ग्रामीण और बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण साबित हुई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, जब हम बैंक से खोलेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 5 डे वर्किंग की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के आह्वान पर सरकारी बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई। राजधानी रायपुर में भी बैंक अधिकारी और कर्मचारियों ने मोती बाग चौक के पास प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। हड़ताल के चलते अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेन देन सहित अन्य सेवाएं बाधित रही। बैंकों ने पहले ही ग्राहकों को हड़ताल के कारण सेवाओं में संभावित व्यवधान की सूचना दी थी। उल्लेखनीय कि मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ और UFBU के बीच शनिवार का अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। UFBU ने सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 डे वर्किंग लागू होने से काम के घंटे कम नहीं होंगे। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने को तैयार है। ये 24 घंटे का एक दिन का अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। एकमात्र मुद्दा जो 5 दिवसीय बैंकिंग पूरे हिंदुस्तान में आप देखे होंगे, LIC से लेके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, GIC, RBI, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सभी जगह पे 5 दिवसीय जो है वहाँ कार्यप्रणाली जो है लागू है। लेकिन बैंकों में जो है अभी भी जो है केवल 2 सैटरडे हमको दिया जा रहा है छुट्टी का, और बाकी सैटरडे का हमारा 2015 से लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गया ये विलंब है हमारा डिमांड। उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा लागू किए गए नए इक्विटी नियम देश भर में बहस और विरोध का विषय बनते जा रहे हैं। 15 जनवरी से लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को जहां एक और शैक्षणिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनरल कैटेगरी के छात्रों से इसे लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। छात्रों के एक वर्ग का मानना है कि यह नियम कहीं योग्यता, अवसर और
निष्पक्षता के सिद्धांतों को प्रभावित न कर दे। यूजीसी द्वारा लागू किए गए इन नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। इस नियम की खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। नए प्रावधानों के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक समानता समिति का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब ओबीसी वर्ग के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। हर उच्च शिक्षण संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की अनिवार्य कर दी गई है ताकि सभी के वर्गों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, यूजीसी को लेकर विरोध इस बात की इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक के देश में सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज इंडिविजुअली काम की है, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, फार्मासिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के जो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये सब अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करते आई है। तो लोग जो है टेक्निकल वाले लोग AICT में जाते थे और बीएड वगैरह, एमएड वाले वगैरह जो है वो एनसीटी में जाते थे। और जो यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो ड्यूम्ड यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल लिस्ट में, जो प्रोविंशियल लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये सब यूजीसी के अंडर में कार्य करती थी। लेकिन अब इन सब के स्लैश होके एक साथ जो यूनिफॉर्मिटी सरकार लाना चाहती कि नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, इससे लोगों को परेशानी ये होने वाली है कि अब तक के लोग जो अपने संबंधित बॉडीज़ में जाके अपने विषय को रख के उसका समस्या का निजात पाते थे, अब एक साथ सरकार के पास जाना होगा। बिलासपुर जिले के सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दर्राभाटा के निवासी बाके लोहार एवं रोहित कुमार चंद्राकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में बाधा और धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि वे दोनों परिवार विगत कई वर्षों से ग्राम में स्थायी रूप से निवासरत है और भूमिहीन है। शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण अब वे अपनी काबिज छोटी भूमि पर करा रहे हैं। आरोप है कि गाँव के ही एक रसूखदार व्यक्ति निर्दोष चंद्राकर द्वारा निर्माण कार्य न कराने की मौखिक धमकी बार बार दी जा रही है, जिससे परिवार दहशत में है और आवास निर्माण अवरुद्ध हो रहा है। निर्माण रुकने के कारण रोजाना योजना की किस्त भी समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि निर्दोष चंद्राकर ने करीब 2 एकड़ वन भूमि की कटाई कर खेत बनाकर बिक्री कर दी। वहीं ग्राम निस्तारी हेतु PHE द्वारा खनन किए गए हैंडपंप पर भी निजी कब्जा कर लिया है। साथ ही जिन आवास में वह स्वयं रहते हैं वह भी सरकारी भूमि पर बनाया गया है। इन सभी मामलों की लिखित शिकायत 22 जुलाई को जन दर्शन में की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से पटवारी द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव व धमकी देने के आरोप लगाए गए। वैसे सर हमन आवास जब मतलब भारत सरकार आवास देत बनात न इतना कुछ हो गए आवास अब पटवारी और मतलब गांव के निर्दोष चंद्राकर और पटवार मिल के हम रोज तानाशाही करते कि काम बंद कर हम नोटिस नहीं दे, नहीं तो सरकार हम नोटिस दी कि तुम काम बंद कर देता, हम नोटिस कुछ मतलब अपन शासन से हम मना करते और गाँव ला जबरदस्ती तालाब ठेका ले लिए, जबरदस्ती पारो ला ठेका ले लिए, हम कह हम बनाए नहीं देते। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत के बाद अब घायल बाघों के लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। PCCF स्तर के निरीक्षण के बावजूद न तो कोई ठोस जानकारी सामने आई है और न ही अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने तैयार नजर आए। घटना 25 जनवरी की है, जब अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार परिक्षेत्र अंतर्गत सारसडोल प्रवृत्त के कुडरा पानी कक्ष क्रमांक 120 RF में पेट्रोलिंग के दौरान करीब 2 वर्षीय एक नर बाघ मृत अवस्था में मिले। मौके पर संघर्ष के स्पष्ट संकेत पाए गए हैं, जिनमें टूटे पौधे, खरोच और बाल शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघ की मौत का कारण 2 बाघों के बीच हुआ हिंसक संघर्ष बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मृत बाघ की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और गर्दन पर दूसरे बाघ के दांतों के निशान भी पाए गए थे, जिससे आपसी संघर्ष की पुष्टि होती है। घटना के बाद मंगलवार को PCCF वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे ने
जंगल के भीतर पहुंचकर सुबह से शाम तक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएफओ यूआर गणेश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन निरीक्षण के बाद भी किसी नए तथ्य या निष्कर्ष की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि संघर्ष में घायल बताए जा रहे 2 अन्य बाघ अब तक लापता है। आशंका जताई जा रही कि घायल अवस्था में वे शिकारी का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इस गंभीर विषय पर वन विभाग खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मीडिया द्वारा बार बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद अधिकारी कैमरे से दूरी बनाते रहे। न कोई बाइट दी गई और न ही घायल बाघों की स्थिति पर स्पष्ट बयान सामने आया। पीसीसीएफ स्तर के निरीक्षण के बाद भी सूचना का अभाव वन्य जीव सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन के दौरान आज दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर नागरिकों ने अपनी बातें रखी। अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों में संबंधित विभागों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम गुड़ी निवासी कोसमबाई सूर्यवंशी ने जनदर्शन में कलेक्टर से शौचालय एवं पशु शेड निर्माण की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता, शौचालय के अभाव में उन्हें काफी परेशानी होती। इस पर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर के मोपका वार्ड क्रम 48 के रहवासियों ने सामूहिक ज्ञापन सौंपते हुए जोगनिन जोगिया तालाब तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। कलेक्टर ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में जरहाबाटा निवासी संतोषीबाई ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए स्वयं का रोजगार स्थापित करने की इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि वह दिव्यांग गरीब गृहिणी है और किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रही है। सब्जी व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता की मांग पर कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसमें चूंकि जनदर्शन होता है तो इसमें आवेदन आएंगे और जनदर्शन में निराकरण होता है, इसलिए भी लोग आते हैं। इसमें कुछ इस तरह के भी आज आवेदन आए हैं कि जैसे 2 निजी लोगों के बीच का ज़मीन का डिस्प्यूट है ना, तो उसका भी सीमांकन करके उसका निराकरण कैसे होगा। कुछ सीमांकन के लिए लोग आए हैं कि सीमांकन का आवेदन दे दिए हैं लेकिन अभी सीमांकन नहीं हुआ है, तो उसको भी कंसर्न जो एसडीएम है उनको बताए हैं कि उसका सीमांकन निराकरण जल्दी करें। इसी तरह से कुछ धान खरीदी को लेकर के कुछ सीएससीबी में कहीं पे पोल बिजली का वायर थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो उसको लेकर के है। तो इस तरह से ये चीज़ें आती हैं और इसका निराकरण जो है संबंधित विभाग मांग भी कर रहे हैं। सर 6 लोग पट्टे की डिमांड के लिए आए थे, तो चूंकि पट्टा में 1905 से पहले वहाँ 2000 जो एक्ट है उस एक्ट में एक तिथि है, उस गांव में बाकी लोगों को दिया गया है, इनको कैसे नहीं दिया जा सका, इसकी जांच करने के उपरांत फिर उसमें कार्रवाई। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में शासन की योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और प्रशासनिक कार्यशैली पर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर ने विभागवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने पर जोर दिया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल की कमी से योजनाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर समन्वय मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों पर कड़ा रुख अपनाते हुए समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही, देरी या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और उन्होंने अनिवार्य बताया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का असर कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। टीएल बैठक में जो शासन के महत्वपूर्ण जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों पे काम होता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है उन स्कीम्स पे चर्चा होती है और यदि किसी डिपार्टमेंट को किसी डिपार्टमेंट के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर भी आज विचार होता है। और कहीं कोई पीछे चल रहे हैं किसी डिपार्टमेंट किसी स्कीम में, तो कैसे उन योजनाओं में हम और बेहतर जिले का परफॉर्मेंस हो सके उसके लिए कार्रवाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को लेकर जिला किसान कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने ज्ञापन सौंपा।
किसानों को हो रही परेशानियां, टोकन व्यवस्था की खामियां और खरीदी प्रक्रिया में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई। किसान कांग्रेस ने मांग की है कि धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 तक की जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेच सके। साथ ही सोसाइटियों और केंद्रों में जाम की स्थिति को देखते हुए आगामी 4 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से धान का त्वरित उठाव शुरू कराने की मांग की गई, जिससे नुकसान से बचा जा सके। ज्ञापन में सरकार द्वारा घोषित एक मुश्त भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए गए। किसान कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जिन किसानों के टोकन लंबित है या काट दिए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नए टोकन जारी कर एक एक दाने की खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की गई। किसान कांग्रेस ने वन पट्टा धारक किसानों को धान बेचने में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने और गिरदावरी रिपोर्ट के नाम पर की जा रही कटौती व सत्यापन के बहाने किसानों के मानसिक उत्पीड़न को तत्काल बंद करने की मांग की। हम लोग की मांग ये है कि हम लोग अभी जो धान खरीदी में अवधि समाप्त होने वाली है, उस अवधि को बढ़ाया जाए, एक मुश्त राशि दिया जाए किसानों को, और जो टोकन प्रक्रिया में असमानता है उनको ठीक करके किसानों को टोकन उपलब्ध करा के धान खरीदी पूर्ण से पूर्ण खरीदी हुआ जा सके। ये सब 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में वो हमको आश्वासन दिए हैं कि सभी चीज़ों का निराकरण करके हम आपको बताएंगे करके। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस ब्रेक के बाद।